हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस सेशन में। पिछले सेशन में हमने कोणों की सर्वांग समता, रेखाखंडों की सर्वांग समता और त्रिभुजों के सुमेलन के अंतर्गत विभिन्न उदाहरणों को हल किया था। आज के सेशन में हम प्रश्नावली 7.1 में से रेखाखंडों, कोणों की सर्वांग समता और हमारे कैसे दैनिक जीवन में उदाहरण हैं उनके, और सर्वांग सम दिए होने पर हम कैसे उसको कर सकते हैं, ये हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसका हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। पहले प्रश्न का एवां भाग है कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी क्या समान हो। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। तो ये ध्यान रखना है कि जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान होगी तभी वो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। बी भाग है इसका, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप, क्योंकि दोनों कोण सर्वांग सम है तो जितना पहला कोण होगा उतना ही दूसरा कोण होगा। तो इस तरह से दूसरे कोण की माप कितनी होगी, 70 डिग्री होगी। इसी का सी है, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है। तो इसको समझने के लिए देखो, हम एक कोण बनाते हैं। ये कोण है हमारा ए। अब देखिए, जो कोण ए है वो इस बिंदु पर बन रहा है। अब वो कोण ये भी हो सकता है और ये जो बाहर की तरफ बन रहा है कोण, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक बिंदु पर बहुत सारे कोण बन सकते हैं। और ये कोण हमको ये भी ए मान सकते हैं और इस कोण को भी हम क्या मान सकते हैं, ए। तो हमारे पास लिखा हुआ है कोण ए बराबर कोण बी। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है ये हम कैसे बताएंगे। तो देखिए, अधिकतर हम वही कोण मानते हैं जो दोनों भुजाओं के या दोनों रेखाखंडों के अंदर की ओर होता है। जब तक हमें दिया गया नहीं हो तब तक हम बाहर वाला कोण नहीं मानते हैं। और दोनों भुजाओं के अंदर वाला कोण अभी हमारा छोटा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर छोटा m कोण A बराबर छोटा m कोण B। लेकिन हम वास्तव में इसको लिखते क्या है, अधिकतर कोण A बराबर कोण B। लेकिन इसको अगर सही में जो होता है इसका मीनिंग वो क्या होता है कि m कोण A बराबर m कोण B। m का अर्थ है माइनर, माइनर मतलब छोटा। तो माइनर से अर्थ है, अगर यहाँ पे छोटा m लिखा गया तो मतलब समझ लो हमने माइनर कोण A, छोटा कोण A लिया है। अगर यहाँ पर लिखा आ गया बड़ा M, फिर कोण A है,
तो आपको समझ जाना है कि हमने जो कोण ए लिया है वो बड़े वाला लिया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एम है। यहाँ पर एम से मतलब माइनर है और यहाँ पर बड़ा एम का मतलब है मेजर। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में ये काम आता है अधिकतर कि छोटा एम लिखा हुआ आएगा तो समझ लो ये वाला कोण नहीं है, फिर ये वाला कोण है। और बड़ा एम लिखा हुआ आ गया एम कोण है और आपने ले लिया ये वाला कोण, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन दोनों का अर्थ ये होता है, एम का छोटे एम का मतलब छोटा कोण, बड़े एम का मतलब बड़ा कोण से तात्पर्य है। तो इस तरह से वास्तव में हमारा अर्थ होता है एम कोण ए बराबर स्मॉल एम कोण बी। अब हमको दे रहे हैं वास्तविक जीवन में हमारे सर्वांग समता से संबंधित कोई से भी दो आकारों के उदाहरण। तो देखिए वास्तविक जीवन में आपके बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे सर्वांग समता से संबंधित। अधिकतर जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप दुकान वाले को कुछ देते हैं, जैसे सिक्का दिया आपने दुकान वाले को, तो आप दुकान वाले को आपने सिक्का दिया, तो 5 रुपए का सिक्का दिया, तो 5 रुपए के जो भी सिक्के आते हैं वो सब अधिकतर समान आकार के आते हैं, या 10 रुपए के जो भी सिक्के आते हैं वो समान आकार के आते हैं, या 1 रुपए का जो भी सिक्का आता है वो समान आकार का होता है। तो ये जो सिक्के होते हैं ये हमारे सर्वांग आकारों के उदाहरण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कोई सा भी एक सिक्का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 रुपए का सिक्का, वो हमारे किसका उदाहरण हो गया, सर्वांग आकारों का। इसी तरह से दूसरा, कई बार हम नोट देते हैं, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। तो ये जो 100 रुपए के जितने भी नोट होते हैं वो सारे किसके उदाहरण है, सर्वांग समता के। एक ही प्रकार के नोट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक 100 का ले लिया, एक 500 का ले लिया, एक 10 का ले लिया, एक 20 का ले लिया। तो आपको अगर नोट लेना है तो आप एक ही प्रकार का लीजिए। तो दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर 10 रुपए का नोट। ऐसे ही आपने ये मार्कर देखे होंगे, मार्कर आप देखे होंगे सब इसी आकार के आते हैं, किसी भी मार्कर के आकार में कोई अंतर नहीं होता है। जो अधिकतर अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाले मार्कर हैं वो हमारे सब इसी आकार पे आते हैं। तो एक तरह से व्हाइट बोर्ड के जो मार्कर है वो भी हम लिख सकते हैं सर्वांग सम आकारों में। बस कंपनी उनकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग अलग होने पर कई बार मार्कर का साइज बदल देती है वो। तो लिख सकते हैं यहां पर हम व्हाइट बोर्ड मार्कर। इसके साथ आप और भी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आपकी पेंसिलें हैं, वो भी एक तरह से सर्वांग समता का उदाहरण है। आपके घर में अगर कोई खिड़की बनी हुई है तो उसके खिड़की में कांच लगे हुए होंगे, तो वो कांच भी हो सकता है बिल्कुल समान हो। एक खिड़की में आपके कई टुकड़ों में कांच लगे होते हैं, तो वो टुकड़े आपके समान होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएगी। आपकी जो किताब कॉपियां होती हैं, किताबें तो अलग अलग आकार की हो सकती है, लेकिन जो आप कॉपियां होती हैं वो आप सब एक ही आकार की यूज में लेते हैं। विज्ञान के रजिस्टर होते हैं वो आप सब एक ही आकार के यूज में लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जो सर्वांग सम आकृतियों के हैं। इनके अलावा भी आपको जो उदाहरण याद है आप वो लिख सकते हैं, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए हमको दिया गया है, यदि सुमेलन ABCFED के अंतर्गत, तो सुमेलन दिया हुआ है उसमें क्रम देखिए ABCFED के अंतर्गत त्रिभुज ABC, ये निशान आपको ध्यान होगा किसका है, सर्वांग समता। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED। तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हम सुमेलन 2 त्रिभुज होते हैं तो उनके 6 संभव सुमेलन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे संभव सुमेलन के अंतर्गत सर्वांगसम भी हो। लेकिन यहाँ पर हमको इस सुमेलन के अंतर्गत सर्वांगसम दिया गया है, तो हमको बताना है कि
जो इनके संगत अवयव हैं, वो भाग हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको बताया था कि आप बिना चित्र बनाए केवल नाम देख के बता सकते हैं कि कौन सा किसके संगत भाग है। तो यहाँ देखिए कोण ए संगत है कोण एफ के। पहला वाला भाग पहले वाले भाग के, पहला जो भी अक्षर लिखा गया है वो पहले वाले अक्षर के, इसका शीर्ष ए और इसका शीर्ष एफ। तो पहला लिख देंगे हम ए और इधर लिख देंगे हम एफ। तो इस तरह से ए एफ के संगत हो गया। दूसरा देखिए बी, इस तरह से हमको लगा देना है। पहले यहाँ पर कोण, क्योंकि ये कोण है और ये है कोण एफ। दूसरा देखिए इसी तरह से बी के सुमेलित हो गया ई। ये दोनों क्या है आपस में बराबर। तो कोण बी और इधर आ जाएगा कोण ई। इनके बीच में आप बराबर का निशान भी लगा के लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने को सर्वांगसम भाग लिखने हैं। सर्वांगसम का अर्थ ही होता है समान भाग जो होते हैं। तीसरा हमारा कोण है कोण सी, सर्वांगसम है कोण डी के। तो अब हमको 3 कोण मालूम हो गए। हम सब जानते हैं कि 6 सर्वांगसम भाग होते हैं, उनमें से 3 हमारे कोण होते हैं और 3 होती है भुजाएं। क्रम का ध्यान रखते हुए करना है। जैसे आपने यहाँ पर कोण सी लिखा है और जल्दबाजी में आप डी की जगह लिख गए वहां पर ई या एफ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रम का बहुत महत्व है सर्वांग समता में, ये ध्यान रखना है। चौथा हमारा संगत सर्वांगसम भाग है उसकी भुजा। तो अगर हम इसकी भुजा ए बी लेंगे, पहले दोनों शीर्ष ए बी, इधर पहले दोनों शीर्ष हैं एफ ई, तो रेखाखंड ए बी हमारा संगत हो जाएगा रेखाखंड एफ ई के। पांचवा देखिए बी सी, तो बी सी के संगत होगा ई डी। छठा और अंतिम भाग आप सबने सोच लिया होगा। किस किसने सोच लिया छठा और अंतिम भाग? हाँ, हाथ खड़ा करो जिन्होंने छठा और अंतिम भाग सोच लिया है कि इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम है तो ये 5 संगत सर्वांगसम भाग हमने लिख दिए हैं। तो छठा और अंतिम भाग कौन सा होगा? हाँ यू, तुम बताओ। ठीक है, शाबाश। तो देखिए इसने बताया छठा और अंतिम भाग है हमारा सी ए डी एफ। अगर हम सी ए लेते हैं रेखाखंड तो उसके संगत आने वाला है डी एफ। अगर आप इसको ए सी कर देंगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा एफ डी। क्रम का ध्यान रखना है। अगर आपने ए सी कर दिया तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? एफ डी। अगर आपने यहाँ सी बी कर दिया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? डी ई। यहाँ ए बी कर दिया, यहाँ बी ए कर दिया तो करना पड़ेगा ई एफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेखाखंड के ऊपर रेखाखंड का निशान लगाइए और कोण से पहले आप कोण का निशान लगाइए। तो इस तरह से 3 कोण हमारे और 3 ही भुजाएं हमारी सर्वांगसम संगत भाग हैं। किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को जब हम सिद्ध करते हैं तो हमारे तीनों कोण और तीनों भुजाएं, तीनों संगत कोण, हर कोई कोण नहीं, जो तीनों पहले कोण के संगत पहले वाला, दूसरे के संगत दूसरे वाला, तीसरे के संगत तीसरे वाला। आपको बताया था जब क्रियात्मक कार्य किया था हमने, उसमें 2 त्रिभुज दिखाए गए थे। तो कोण 1 के संगत कोण 1, कोण 2 के संगत कोण 2 और कोण 3 के संगत कोण 3 ही लेना है हमको, क्योंकि जो कोण बराबर होंगे वही क्या होंगे? बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे, और जो सर्वांगसम होते हैं वही कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इस तरह से ये प्रश्न में हमने सर्वांगसम भाग देखे। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमको 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज DEF, यदि त्रिभुज DEF
सर्वांगसम हमको दिया है त्रिभुज BCA हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। अर्थात हमको यहाँ पर त्रिभुज DEF के अवयव लिखे हुए हैं और इनके अनुसार हमको बताना है कि त्रिभुज BCA का कौन सा भाग उसके बराबर है या संगत है। तो देखिए पहला हमको लिखा हुआ दिया है उसने कोण E। तो नाम से आप देखिए कोण E और यहां पर है मध्य में कोण C। तो इस तरह से कोण E के संगत भाग या बराबर भाग है हमारे कोण C। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि संगत सर्वांगसम भाग बराबर वाले भाग समान होते हैं। तो कोण E किसके बराबर होगा? कोण C के, जब ये दोनों हमको त्रिभुज पहले से ही क्या दिए हुए हैं? सर्वांगसम दिए हुए हैं। अब देखिए दूसरा हमको दिया हुआ है EF, रेखाखंड EF। क्रम का ध्यान रखना है, EF है यहाँ पर और ये दूसरे और तीसरे नंबर के शीर्ष है, तो यहाँ पर भी दूसरे और तीसरे नंबर के शीर्ष CA। तो रेखाखंड EF बराबर होगा रेखाखंड CA के। तीसरा है हमारा कोण F। ये देखिए आप कोण F यहाँ पर तीसरे नंबर का शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का भी तीसरे नंबर का शीर्ष देखिए है कोण A। तो कोण F किसके संगत हो गया? कोण A के संगत। तो इस तरह से ये तीन संगत भाग हमको प्राप्त हुए हैं। चौथा इसमें हमको दिया हुआ है भुजा DF। तो चौथा हम लिख देंगे यहाँ पर DF, रेखाखंड DF। रेखाखंड DF के संगत देखिए पहला और तीसरा शीर्ष, तो इसका भी पहला और तीसरा शीर्ष क्या है? BA। उससे बन रहा है रेखाखंड BA। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम DF यहाँ पर है और यहाँ पे हमने लिख दिया चलो A भी लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्रम का ध्यान रखना है, अगर D से F की तरफ है तो यहाँ पर भी B से A की तरफ ही होना चाहिए क्रम। पांचवा हमारे को दिया है इसमें रेखाखंड BC। किसके संगत होगा? इधर देखिए रेखाखंड DE। जो DE है वो किसके संगत है? यहाँ पर रेखाखंड BC के। तो यहाँ हम लिख देंगे रेखाखंड BC। अब आपको बस ध्यान हो रहा होगा इसमें कि केवल एक कोण बच गया है, जो हमको यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हमको पूछा नहीं है उसका सवाल। तो देखिए कौन सा कोण आ गया? E आ गया और F आ गया। तो कौन सा कोण रह गया है? हाँ तुम बताओ कौन सा कोण रह गया? नहीं आ रहा? क्यों? इधर देखो चलो वापस। यहां पर हमने कोण E ले लिया है DEF का और इधर हमने ले लिया है कोण F। तो DEF में से E और F आ गए कोण, तो कौन सा कोण रह गया यहाँ पर? D। तो देखिए D के संगत यहाँ पर है पहले नंबर का है, तो यहाँ भी पहले नंबर का शीर्ष B। तो D के संगत कौन सा कोण होएगा? कोण B। ठीक है, तो कोण D बराबर हम लिख देंगे कोण B। तो इस तरह से ये चार तो हमको हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए थे, लेकिन ये दो हमने बनाए हैं अपने मन से, क्योंकि हमको मन से क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए और उनको हल करना भी आना चाहिए। तो इस तरह से
ये डी ई यहाँ पर अगर हम ई डी लिख देंगे तो इसका भी क्रम बदलना पड़ेगा। इसका क्रम क्या हो जाएगा फिर सी बी। यहाँ पर आप लिख देंगे इसको एफ ई तो इसका क्रम क्या हो जाएगा ए सी। इधर लिख दिया हमने एफ डी तो इसका क्रम क्या हो जाने वाला है ए बी। तो ये ध्यान रखना है आपको, सर्वांग समता अर्थात क्रम से हमको सब चीज लेनी है, क्रम बिल्कुल भी नहीं बदलना है, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों का आकार और माप बिल्कुल समान होता है। वो दोनों आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं, अर्थात उनको आड़ा तिरछा करके कैसे भी आप घुमा के देख लीजिए वो हमेशा एक दूसरे को ढके हुए रहती हैं, वो कहलाती है सर्वांगसम आकृतियां। इस तरह से जो दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह अध्यारोपित कर लेते हैं, तब वो सर्वांगसम होते हैं। और उनके छहों अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन छहों अवयवों में 3 तो होते हैं कोण और 3 होती हैं भुजाएं अर्थात रेखाखंड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। आपने सबने लिख लिया होगा। अब देखिए हमको प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, यदि त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो इनके जो भाग हैं वो ध्यान कीजिए कौन से भाग, जो एक दूसरे के संगत हैं, तो इनके संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। तो इस तरह के आप जितने सवालों का अभ्यास करेंगे उतने ही आप सर्वांग समता से ज्यादा परिचित होते जाएंगे और आपका जो डर है वो सर्वांग समता से निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सर्वांग समता में हमको क्रम का ध्यान रखना है। पहला तो ये, अब देखिए जैसे पहले हम लेते हैं इसके तीनों कोण। तो सबसे पहले देखिए कोण एल हमने अगर यहां से लिया तो इसका सर्वांगसम हो जाएगा कोण एक्स। तो कोण एल बराबर हम लिख सकते हैं कोण एक्स। दूसरे नंबर पे देखिए एम अगर हम लेते हैं तो इसका कौन सा कोण आने वाला है वाई। तो कोण एम बराबर हो जाएगा कोण वाई। तीसरे नंबर पे यहां पे हमको दिया गया है एन और इसका तीसरा नंबर है अपना जेड का। तो इधर हमने लिख दिया कोण एन और यहां लिख दिया हमने कोण जेड। तो इस तरह से हमारा लगभग आधा प्रश्न हो चुका है, क्योंकि हमने 3 अवयव अर्थात तीनों कोण हमने बराबर लिख दिए कि पहले त्रिभुज के कौन सा कोण दूसरे त्रिभुज के कौन से संगत कोण के बराबर है। अब हम लेते हैं रेखाखंड अर्थात भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3 रेखाखंडों से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है त्रिभुज। इसलिए 3 अलग अलग रेखाखंड इस त्रिभुज के इसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने इसका ले लिया रेखाखंड एल एम। तो रेखाखंड एल एम बराबर होगा रेखाखंड एक्स वाई के। तो इसको हम लिख सकते हैं रेखाखंड एल एम बराबर रेखाखंड एक्स वाई। दूसरे नंबर पर है हमारे एम एन। यहां से एम एन है तो इधर से देखिए क्या आने वाला है वाई जेड। तो लिख सकते हैं रेखाखंड एम एन बराबर रेखाखंड वाई जेड। फिर 2 भुजाएं हो चुकी हैं बराबर। तीसरी भुजा हमारी अंतिम एन एल या एल एन, कुछ भी ले सकते हैं। अगर एल एन लेंगे तो उसी के अनुसार लेना पड़ेगा यहाँ पर एक्स जेड, और अगर एन एल लेंगे तो लेना पड़ेगा जेड एक्स। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया एल एन। रेखाखंड एल एन बराबर हो गया रेखाखंड किसके एक्स जेड के।
तो इस तरह से ये पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इनके सभी संगत भाग, ये सभी संगत भाग हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इसका चित्र आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे आपने ये त्रिभुज बनाया और इसी तरह का आपने बिल्कुल दूसरा त्रिभुज बनाया यहाँ पर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात दिखने में बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए दोनों त्रिभुज, तब वो कहलाते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। इसको आपने नाम दे दिया एल एम एन, इसको नाम दे दिया आपने एक्स वाई और जेड। तो नाम के अनुसार जो हमारा कोण एल है वो बराबर है कोण एक्स के, तो हमने यहाँ पर केवल एक निशान लगाया। दूसरा हमारा कोण एम बराबर है कोण वाई के, तो इधर एम और इधर वाई, इसको हमने डबल निशान लगाया तो कोण एम बराबर हो गया कोण वाई के। तीसरा हमने सिद्ध कर रखा है एन बराबर जेड, तो यहां पर हम निशान लगा देंगे 3 निशान। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अगर आपको ये नहीं दिया गया है, इसका आपको उल्टा भी प्रश्न दे सकता है कि ये दोनों चित्र दे दिए और संगत भाग दे दिए और पूछ लिया कि बताओ इन त्रिभुजों के नाम क्या हैं जो सर्वांग सम है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा कोण किसके बराबर है, एल एक्स के बराबर है, एम वाई के बराबर है और एन जेड के बराबर है। इसी तरह से भुजा भी हो सकती है, इसकी भुजा आपने ले ली अगर एल एम, तो देखिए इसकी संगत भुजा एल एम के संगत एक्स वाई, क्योंकि इन दोनों कोणों के बीच की भुजा एक्स वाई है तो इसके संगत भुजा होगी। इसी तरह से आपने ले लिया भुजा इसकी एम एन, तो देखिए 2 और तीसरे नंबर का कोण, तो यहां पर आपके हो जाएगा वाई जेड। अब तीसरी भुजा हमारी बच रही है जो बराबर होगी, क्योंकि वो इन दोनों के बीच की दोनों त्रिभुज सर्वांग सम दिए हुए हैं तो बराबर अवश्य होगी। तो भुजा एल एन, इसमें निशान लगा देंगे हम 3। तो इस तरह से अब हमको मान लीजिए ये ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल हमको 2 चित्र दिए हुए हैं और उसने पूछ लिया कि बताइए कि दोनों त्रिभुजों में कौन से संगत अवयव बराबर हैं। तो इन निशानों के अनुसार आपको उनका नाम लिखना चाहिए। जैसे एल एन बराबर एक्स वाई के, क्योंकि ये निशान का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है, हमको दी हुई है। एम एन भुजा वाई जेड के, क्योंकि यहाँ पे डबल यहाँ पे भी डबल, तो ये भी हमको दिया हुआ है। जेड एक्स भुजा जेड एक्स के, यहाँ पर 3 निशान, यहाँ पर 3 निशान, तो ये भी हमको दिया हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कोण एल, ये कोण एल का एक निशान, कोण एक निशान एल बराबर एक्स के। कोण एम का डबल निशान, कोण वाई के, ये भी डबल। इसी तरह कोण एन कोण जेड के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न हमको ऐसे दे सकता है तो इनके संगत भाग हम लिख सकते हैं बिना चित्र बनाए, और कई बार आपको आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें आपको चित्र दे देगा और पूछेगा कि इनके संगत बराबर भाग लिखिए और सर्वांग सम त्रिभुजों के नाम भी लिखिए। तो आप उनको उल्टा पहले चित्र से आप ऐसे संगत बराबर भाग लिखेंगे, फिर त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। तो आज के सेशन में हमने त्रिभुजों को सर्वांग सम करना सीखा कि किस तरह से उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, और हमने उनको ज्ञात भी किया। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगले सेशन में हम त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे।